अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी का टीचर प्रोफेसर मोहम्मद आलम शेर। आज हम एमडी कैट 2020 का लेक्चर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, हम आज के कंटेंट्स देखते हैं जो यूएचएस ने आपके इनलिस्ट किए हैं। इस लेक्चर नंबर 3 में इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। आपके जो कंटेंट है कम्युनिकेशन लेक्चर नंबर 3 सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 17 है, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सबसे पहला कंपोनेंट है नर्वस कोऑर्डिनेशन इन मैमल्स, स्पेशली ह्यूमन के रेफरेंस से हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा है न्यूरॉन्स के न्यूरॉन्स 3 तरह के हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट या रिले न्यूरॉन्स और 3 है मोटर न्यूरॉन्स। फिर नंबर 3 पे है रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन के काम कैसे सरंजाम दिया जाता है और उसका पाथवे क्या है। फिर बहुत अहम टॉपिक है जिसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स इज द लैंग्वेज ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर है सिनेप्स कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है। नंबर 6 है हार्मोन्स। उनकी डेफिनेशन है, टाइप्स हैं और पैंक्रियाज के हार्मोन्स हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स, जिसमें 3 ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाएंगे, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स और एब्सिसिक एसिड। पहला जो टॉपिक है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन इन मैमल्स, स्पेशली ह्यूमंस में। नर्वस कोऑर्डिनेशन में 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट, एक होती है स्टिमुलस और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है कि ऐसी तब्दीली माहौल के अंदर जो इंसान को महसूस हो, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं, और हमारी बॉडी उस स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रद्द अमल दे, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन चलती ही स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान में है। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि खास सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, लिंक्ड टुगेदर, यानी 2 हिस्सों में वो 2 चीजों के साथ जुड़े होते हैं, डायरेक्टली भी या वाया द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस के जरिए भी, एंड फॉर्म अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द सेल या ऑर्गन्स विच रिसीव स्टिमुलस, जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, एंड दोस विच कैरी आउट एक्शंस और रिस्पॉन्सेस। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है कोऑर्डिनेशन का, उसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में अगर आप देखें तो जो बेसिक स्पेशलाइज्ड सेल का हम जिक्र कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और एक न्यूरॉन की क्या कैपेसिटी है कि दैट कैन जनरेट नर्व इम्पल्स, यानी लैंग्वेज ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंड देन कंडक्ट द नर्व इम्पल्स। जनरेट भी होगी और कंडक्शन भी होगी। एलिमेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन वो बेटा 3 है। नंबर 1 रिसेप्टर्स, नंबर 2 न्यूरॉन्स एंड नंबर 3 इफेक्टर्स। तो इनको पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है दैट रिसीव स्टिमुलाई बाय डिटेक्टिंग चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल। किसी भी एनिमल का इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है उसकी जो सेंस है वो रिसेप्टर्स करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेल भी हो सकता है जैसा कि न्यूरॉन है, या किसी सेल की कोई एंडिंग, जैसे न्यूरॉन की जो एंडिंग्स है जिन्हें हम नर्व एंडिंग्स भी कहते हैं,
कोई स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर ऑर्गन भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर कि हमारी आंखें जो है वो फोटो रिसेप्टर के तौर पर काम करती हैं और कान जो हियरिंग रिसेप्टर्स तौर पर काम करते हैं। तो कोई खास रिसेप्टर जो है वो ऑर्गन भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो है वो मैकेनो रिसेप्टर्स, इनको हम स्ट्रेच रिसेप्टर भी कहते हैं। ये किस किस स्टिमुलाई को सेंस करते हैं और रिस्पॉन्स शो करते हैं, वो है टच, प्रेशर, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। ये किस चीज के बने होते हैं, क्या हो सकते हैं? फ्री नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं, एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स हो सकती हैं और स्ट्रे एंडिंग्स हो सकती हैं। स्ट्रे एंडिंग्स को कहते हैं वॉन्डरिंग। स्टमक वॉल के अंदर भी मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, हंगर यानी भूख लगने के लिए। फिर इसी तरीके से जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं कैरोटिड और एओर्टिक आर्टरीज के अंदर भी। दे कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। तो इस तरीके से जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें जो बोला फ्री नर्व एंडिंग्स, एक्सपेंडेड टिप्स एंडिंग्स एंड स्ट्रे एंडिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्ट्रे एंडिंग्स हैं वो अनअरेंज्ड जो नर्व एंडिंग्स होती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं और वो भी मैकेनो रिसेप्टर्स के तौर पर काम करती है। नेक्स्ट है कीमोरिसेप्टर्स। Chemoreceptors, these are the receptor for the sense of smell, taste. फिर क्या है कि ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल, ब्लड के अंदर अमीनो एसिड्स का लेवल। जो ब्लड से रिलेटेड जो कंसंट्रेशंस हैं इसके अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं स्पेशली दे आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो इसके अंदर कीमोरिसेप्टर्स मौजूद हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। नेक्स्ट है फोटोरिसेप्टर्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, जो कि लाइट के स्टिमुलस को सेंस करते हैं और उसके मुताबिक ही रेस्पॉन्स शो करते हैं। एग्जाम्पल्स में आप जानते हैं कि हमारी आंखें हैं जो लाइट और अंधेरे को दोनों को सेंस करती हैं, और अगर आंख की स्ट्रक्चर की तरफ मूव करें तो उसके अंदर रॉड एंड कोन सेल्स होते हैं जो लाइट की और सेंसेशन करते हैं। नेक्स्ट है थर्मोरिसेप्टर्स, यानी टेम्परेचर रेगुलेशन वाले। तो थर्मोरिसेप्टर्स फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। कोल्ड रिसेप्टर्स और वार्म रिसेप्टर्स ये एग्जांपल्स हैं थर्मोरिसेप्टर्स की, जो कि हमारी बॉडी पर पाए जाते हैं, स्पेशली स्किन पर। नेक्स्ट है नोजिसेप्टर्स। नोजिसेप्टर्स क्या है कि अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स, और यानी ये भी कोई डिफरेंशिएटेड नहीं है, कोई तरतीब शुदा नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है। तो वो क्या करती हैं, पेन की सेंसेशन को फील करती हैं। पेन, तो इसलिए जो पेन है वो डिफरेंट पार्ट्स में महसूस होता है, तो उसके लिए चूंकि अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स मौजूद है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। तो इसको आप यूं समझ लीजिए कि ईच नर्व ट्रैक्ट टर्मिनेट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये समझ लें कि रिसेप्टर से जो मैसेज दिमाग के अंदर जा रहा है उसके अंदर हर एक चीज का अलग-अलग एरिया है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये सेंटर फॉर हंगर है, सेंटर फॉर थर्स्ट है, सेंटर फॉर फियर है। तो जिस तरीके से फाइबर्स भी जाते हैं फ्रॉम रेटिना टर्मिनेट्स इन विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, कि यानी आंख का ताल्लुक जो है वो देखने से है, उसके जो नर्व फाइबर्स पहुंचते हैं दिमाग के अंदर वो विजुअल सेंटर यानी विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में जाते हैं, जो उसकी सेंस करते हैं चीजों को देखने में। तो ये जितना भी ये नर्व ट्रैक्ट वहां जाएंगे हर एक एरिया के अंदर, भूख का सेंटर भी ब्रेन के अंदर, थर्स्ट का भी, जैसा कि बताया कि हर सेंसेशन जो है उसका सेंटर ब्रेन के अंदर मौजूद है, वहां तक मैसेज जाएगा और वही सेंटर प्रोसेसिंग करेगा फॉर इफेक्टर्स रेस्पॉन्स।
तो इसको अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारा जो बात है वो है वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ स्किन, कि मैमेलियन स्किन जो है उसके अंदर कितनी तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और उनका वर्किंग रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले है हेयर एंड ऑर्गन, यानी जो जिस्म के ऊपर बाल मौजूद हैं, अगर इनको एनाटॉमिकली देखें तो इनका जहां पर बेस है हेयर की, वहां पर एक खास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिसके साथ न्यूरॉन्स भी अटैच्ड हैं, जिसके साथ मसल्स भी अटैच्ड हैं, और ये हेयर्स हमारे ज्यादातर टच रिसेप्टर्स को रेस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा है मेजनर्स कार्पसल्स। These are the specialized encapsulated structures present on the surface of the body, और इनका ताल्लुक जो है वो टच से है। जो मेजनर्स कॉर्पसल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टच सेंसेशंस। लास्ट है पेसिनियन कॉर्पसल्स। These are also encapsulated structures and these are present deep into the body and they feel the प्रेशर। इसीलिए बहुत सारे हमारे जो टेट्रापोड एनिमल्स हैं उनको टांगों के अंदर स्पेशली जॉइंट्स में ये मौजूद होते हैं, और ज़मीन के ऊपर जो थरथराहट है या वाइब्रेशन है उसको सेंस करते हैं। इसका टेट्रापोड जो है 4 टांगों वाले, तो इसमें इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन एनिमल्स को होता है जो प्रे के तौर पर होते हैं, यानी वो अपने प्रीडेटर के जो आने की वाइब्रेशन है वो महसूस कर लेते हैं, तो इससे वाइब्रेशन की सेंस होती है। तो ये 3 रिसेप्टर्स जो हैं वो ह्यूमन स्किन के अंदर मौजूद है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस जो है वो डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स 2 बातों पर, कि उस रिसेप्टर से नंबर ऑफ इंपल्सेस कितनी आ रही हैं, फिर उस सेंसेशंस में नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कितने इन्वॉल्व हैं। उसके मुताबिक हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर जो स्पेसिफिक सेंटर है वो डिसाइड करता है उसके रिस्पॉन्स के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि नंबर ऑफ फाइबर्स या नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कितने शामिल हैं, तो मिसाल दे देते हैं, इसको यूं समझ लेते हैं कि अगर हमारी स्किन के ऊपर हम किसी कॉमन पेन के जरिए किसी जगह पर टच करते हैं तो उसकी सेंसेशन और तरह की होगी, और अगर कोई ज्यादा एरिया मसलन हाथ की हथेली पूरी से हम जिस्म को टच करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, और उसके अंदर नंबर ऑफ जो रिसेप्टर्स हैं वो भी ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो जितने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होंगे और रिपीटेड नर्व इंपल्स होंगी, ये सारी डिसाइड करती हैं कि उस स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी को देखते हुए हमारा जो ब्रेन है उसके अगेंस्ट जो है वो रेस्पॉन्स शो करेगा। दूसरा है अबंडेंस ऑफ रिसेप्टर्स, के जो रिसेप्टर्स हैं वो कितने तरह के कहां पर और कितने ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम हमेशा इसमें पास्ट पेपर्स में एमसीक्यू इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपकी बुक में दे दी गई है, इसको आपने देख लेना है कि सबसे ज्यादा होते हैं पेन रिसेप्टर्स, बिकॉज पेन रिसेप्टर्स आर नियरली 27 टाइम्स मोर अबंडेंट देन कोल्ड रिसेप्टर्स। सिमिलरली जो कोल्ड रिसेप्टर्स हैं दे आर नियरली 10 टाइम्स मोर अबंडेंट देन द हीट रिसेप्टर्स। तो इस बात को अगर मैं नंबरिंग की शक्ल में करूं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिस्म में जो पेन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, फिर कोल्ड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और फिर हीट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये रिसेप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, इसकी अबंडेंस इसके लिए में भी पास्ट पेपर्स में एमसीक्यू पूछा गया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पे टच रिसेप्टर्स आर मोर इन फिंगर टिप्स देन इन स्किन इन द बैक, यानी हमारी ये जो उंगलियां हैं यहां पर टच रिसेप्टर मैक्सिमम पाए जाते हैं एज कंपेयर टू द
अदर पार्ट्स। तो इसलिए अगर आप टच कोई चीज महसूस करते हैं, कभी कपड़े का टेक्सचर मालूम करना हो तो आप फिंगर टिप्स को यूज करते हैं, और इसी तरीके से नोट की जो पहचान होती है वो भी आप फिंगर टिप से फील करते हैं टच करके। पाथ ऑफ स्टिमुलस अगर आप देखें तो सबसे पहले आते हैं रिसेप्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि रिसेप्टर्स कोई सेंसरी न्यूरॉन की एंडिंग भी हो सकती है, कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी हो सकता है। अगर वो रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन की एंडिंग है तो फिर कंपोनेंट रह जाते हैं 4 के, जैसे नंबर 1 रिसेप्टर, नंबर 2 रिले न्यूरॉन्स, नंबर 3 मोटर न्यूरॉन्स एंड नंबर 4 इफेक्टर्स। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिसेप्टर एक खास ऑर्गन होता है तो उसके बाद कंपोनेंट दूसरा आ जाता है जिसको हम कह देते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो तब इसके जो कंपोनेंट हैं इस पाथ के 5 हो जाते हैं कि रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन, देन रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, देन मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन से फाइनली इफेक्टर्स, एंड इफेक्टर्स शो द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस दैट वाज अप्लाइड। जी स्टूडेंट्स, जितने आपने रिसेप्टर्स पढ़े हैं तो उसको देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं एक एमसीक्यू या क्वेश्चन के तहत कि क्या आपको जो रिसेप्टर्स वाली बात है वो समझ आई है या नहीं आई। तो क्वेश्चन देखते हैं। द स्टमक वॉल रिसेप्टर्स रिलेटेड टू अरोजल ऑफ हंगर आर। 4 ऑप्शन है, क्या है? कीमोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स, मैकेनोरिसेप्टर्स एंड नोजिसेप्टर्स। तो डेफिनेटली आपके जहन में आंसर तो आ गया होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकती है। तो वो सही हमारा जवाब है चार्ली, मैकेनोरिसेप्टर्स। जी नेक्स्ट है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है दीज आर द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन्स 3 तरह के मैंने यहां बनाए हैं। एक टिपिकल न्यूरॉन बनाया है, इसके कंपोनेंट्स हैं, फिर एक मोटर न्यूरॉन है, फिर एक सेंसरी न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन्स जो है वो तकरीबन 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और 50% हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल्स मौजूद होते हैं। इसकी एक किस्म जो है वो शिवॉन सेल है, जो अभी हम उसको भी देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रक्चर देखें एक टिपिकल न्यूरॉन्स की, तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्या काम सर अंजाम देते हैं। तो हम डायग्राम की तरफ देखें तो न्यूरॉन एक ही सेल है। इस सेल का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, गोल्गी अपरेटस और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद है, उसको हम कहते हैं सोमा। सोमा को सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन भी कहते हैं कि दिस इज द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। फिर इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं वो, और इसकी जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, यानी कि सेल की मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, एक प्रोजेक्शंस बनाती है। और ये प्रोजेक्शंस 2 तरह की है। वो प्रोजेक्शंस जो नर्व इंपल्स यानी सेंसेशन को सोमा की तरफ लेकर आए, यानी मैसेज जो है सोमा की तरफ लेकर आए, उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन। सिंगल हो, डायामीटर ज्यादा हो तो उसको हम कहेंगे डेंड्रॉन, और ब्रांच्ड हो और ज्यादा हो, डायामीटर छोटा हो तो उनको हम कह देते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स बाज़ औक़ात एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी बनाती हैं। तो नर्व इंपल्स जब सेंट्रल सोमा के पास आती है तो सोमा उसकी प्रोसेसिंग करती है, और सोमा का दूसरा काम क्या है? बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस यानी कि इसके अंदर जो आप जानते हैं बायोसिंथेसिस का एक पाथवे कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, तो ये कोई चीज जो स्ट्रक्चर बनानी होगी वो ये बनाएगी। दूसरा काम सेल बॉडी क्या करती है? दैट प्रोवाइड द नरिशमेंट। और एक बात अहम है कि अगर किसी न्यूरॉन के कोई साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन टूट भी जाए और सेल बॉडी इंटैक्ट रह जाए तो दैट न्यूरॉन में बी रीजनरेटेड। तो इसके अंदर एक खास स्ट्रक्चर्स है जिसे कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स,
These are the group of ribosomes which are attached with rough endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. These are involved in the synthesis of proteins. फिर वो हिस्सा जो सेंट्रल बॉडी यानी सेल बॉडी से मैसेज अवे लेकर जाता है, दूर लेकर जाता है, उस हिस्से को हम कह देते हैं एक्सॉन. ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सॉन, एक्सॉन के अंदर जो मटेरियल मौजूद है साइटोप्लाज्म, उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म. एक्सोप्लाज्म में ज्यादा मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं. कुछ दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा. तो एक न्यूरॉन को अगर आप देखें तो टिपिकली उसके 3 ही हिस्से होते हैं. dendrite that carry the message towards the cell body, and then cell body or soma which provide the protection and nutrition and biosynthesis for the neuron, and third the cytoplasmic projection that carry nerve impulse away from cell body is called axon. तो टाइप्स ऑफ अगर न्यूरॉन्स के अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की. सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि रिसेप्टर के साथ अटैच हो सकते हैं या खुद भी रिसेप्टर हो सकते हैं और रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं. सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे जो मैसेज है जो सेंसरी न्यूरॉन से पहुंचता है वो पहुंचता है एसोसिएटिव, इंटर या रिले न्यूरॉन्स के. ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में. फिर जो रिले न्यूरॉन्स है उसके बाद जो मैसेज पहुंचता है वो पहुंचता है मोटर न्यूरॉन्स के पास. मोटर न्यूरॉन्स हमेशा इफेक्टर्स के साथ अटैच्ड होते हैं. तो यूं हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी, एसोसिएटिव एंड मोटर न्यूरॉन्स. तो स्टूडेंट्स देखते हैं मोटर न्यूरॉन्स. तो मोटर न्यूरॉन्स जो है इसकी ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी है और इसकी छोटी छोटी ये सारी डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स, और इसका ये हिस्सा कहलाता है एक्सॉन. एक्सॉन जो है इसने मैसेज जो है नर्व इंपल्स यहां से इफेक्टर्स की तरफ नर्व इंपल्स लेकर जानी है, तो ये कहलाता है एक्सॉन. ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं इनके एक्सॉन की जो लेंथ है अप टू 1 मीटर भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द एनिमल, कि कौन सा एनिमल है उसमें क्या लेंथ क्या है. तो सबसे बड़ी जो मोटर न्यूरॉन है इसका एक्सॉन होता है. एक्सॉन के ऊपर स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद है. न्यूरोग्लियल सेल्स का एक सेल है जिसे हम कहते हैं शिवॉन सेल. शिवॉन सेल सिक्रीट अ माइलन शीथ. वो क्या करता है, वो माइलन शीथ सिक्रीट करता है. माइलन शीथ जो है वो एक्सॉन के इर्द गिर्द लिपट जाती है. क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उसके दरमियान में जो नर्व इंपल्स ट्रेवल कर रही थी, जो कि बेसिकली तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं यानी कि मूवमेंट है, उसको भी लीकेज से रोकती है. तो जिनके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद हो उनको हम कह देते हैं माइलिनेटेड, और जिनके ऊपर माइलिन शीथ ना हो उनको कहते हैं अनमाइलिनेटेड. तो जहन में रखना है कि तीनों न्यूरॉन्स में जो सेल बॉडीज हैं उन किसी के ऊपर भी माइलिन शीथ नहीं होती, चाहे वो मोटर न्यूरॉन्स हो, चाहे सेंसरी न्यूरॉन हो और चाहे वो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हो. तो ये किसके साथ अटैच्ड है, इफेक्टर के साथ. तो इफेक्टर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं या मसल होते हैं या ग्लैंड्स. मसल्स होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे जिसकी वजह से मूवमेंट होगी. अगर ग्लैंड्स हैं तो दे गिव द सेक्रेशंस. वो सेक्रेशंस हार्मोन्स भी हो सकता है, कोई और भी केमिकल हो सकता है. नेक्स्ट जो है वो है सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन को आपने कैसे पहचानना है कि उसकी जो डेंड्राइट या डेंड्रॉन होगा दैट विल लिंक्ड विद रिसेप्टर, और रिसेप्टर के अंदर होने वाली तब्दीली को वो फील करेगा. फिर वो नर्व इंपल्स जो है अपनी सेल बॉडी की यानी सोमा की तरफ मूव कराएगा. यहां से ये जो इंफॉर्मेशन है सेल बॉडी की तरफ आएगी. फिर यहां से प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन एक्सॉन की तरफ नेक्स्ट एक्सॉन में ट्रेवल करेगी. तो जो रिसेप्टर्स के साथ इसका डेंड्राइट या डेंड्रॉन अटैच्ड हो वो हमेशा जो कहलाता है वो सेंसरी न्यूरॉन कहलाता है. सेंसरी न्यूरॉन की लेंथ भी जो डेंड्रॉन की है
वो लंबी होती है। डेंड्रॉन आपको बताया था कि जिसका डायमीटर ज़्यादा हो और सिंगल हो तो उसको हम कहते हैं डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन भी बहुत सारे ऐसे सेंसरी न्यूरॉन हैं जिनकी डेंड्रॉन की लेंथ ज्यादा है और उन लेंथ के ऊपर भी शिवॉन सेल मौजूद हैं जिन्होंने माइलिन शीथ उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ा रखी है और वो जो कवरिंग है वो प्रोटेक्ट करती है उस फाइबर्स को और अवॉइड करती है लीकेज ऑफ आयंस को। तो यूं जो डेंड्रॉन है सेंसरी न्यूरॉन का वो भी माइलिनेटेड होता है। तो एक्सॉन से जो मैसेज है तो मे बी यहाँ पर कोई दूसरा एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन का आपने पाथवे देखा है कि वो जाते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के साथ। तो यहाँ एक्सॉन से जो नर्व इंपल्स है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के को पास हो जाती है। तो यहाँ अगर आप देखें कि ये जो शिवॉन सेल्स की अरेंजमेंट हमने देखी है, शिवॉन सेल्स की अरेंजमेंट ऐसी है कि हर दो सेल्स के दरमियान में जो गैप है उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड है यानी ऐसे अगर आप देखें तो ये एक, अगर मैं इसको कह लूं कि ये एक्सॉन है तो इसके ऊपर एक ये मौजूद है शिवॉन सेल, दूसरा ये शिवॉन सेल मौजूद है, दरमियान में देखेंगे तो गैप होगा। ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड नोड। अब क्या होता है कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो नर्व इंपल्स ट्रैवल करती है वो जंपिंग की फॉर्म में करती है, यानी नोड टू नोड वो जंप करती है। ऐसी नर्व इंपल्स जो एक यहां से यहां तक, यहां से जंप करके नेक्स्ट और फिर यहां से जंप करके नेक्स्ट नोड को क्रॉस करती है, उसको उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं या नर्व इंपल्स को कहते हैं सल्टेटरी इंपल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूरॉन्स हैं इनके पास जब इनमें से नर्व इंपल्स पास होती है तो उसकी येलो बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन है कि नॉर्मल स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स इज 100 मीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स इज 120 मीटर पर सेकेंड। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो बात है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंटरी एक्शन ऑफ आवर बॉडी। मिसाल के तौर पर आपका हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे लग गया तो आपने फौरन खींचा, आपने, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। आप चल रहे थे, पांव में कुछ लग गया तो फौरन आपने पांव को उठाया, तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन, यानी इमीडिएट भी होगा और इनवॉलेंटरी भी होगा। तो नेक्स्ट इसका जो पाथवे है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे सर अंजाम पाया, उसका जो रास्ता है, पाथवे है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। आर्क का मतलब होता है कमान। तो पाथवे ऑफ इसको पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स को जानने के लिए डायग्राम है, जरा उसको हम देख लेते हैं। कि मिसाल के तौर पर देखें, नंबर 1 कि दीज आर द पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ द फिंगर्स। वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर लगे हैं जो हॉट था, तो वहां से जो सेंसेशन है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए नर्व इंपल्स ट्रैवल करेगी, वो अपने सेल बॉडी को देगी। जो सेल बॉडीज इकट्ठी होती है, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी जब इकट्ठी हो जाए तो उसको कहते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। तो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है गैंग्लियन से जाएगी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड में जो मैसेज लेके जा रहा है ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसका सेल बॉडी से पहले वाला हिस्सा कहलाएगा डेंड्रॉन और सेल बॉडी के बाद वाला हिस्सा कहलाएगा एक्सॉन और जाएगा एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की तरफ। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। वो इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करेंगे, फिर वो हुक्म या ऑर्डर देंगे या नर्व इंपल्स को पास करेंगे वाया मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है दैट इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो वहां पर ये जो बाहर जो इफेक्ट्स तक जा रहा है मोटर न्यूरॉन का हिस्सा,
दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, यानी एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन जो है दैट रीच द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स आप जानते हैं मसल्स, और फिर वो फौरी तौर पर हाथ आप वापस कर लेंगे मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नर्व इम्पल्स, तो मैं यहाँ अगर बोलूं कि नर्व इम्पल्स की जो डेफिनेशन है, पहले तो मैंने बोला था कि दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्या है? अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ होल न्यूरॉन बाय द मूवमेंट्स ऑफ आयंस इन एंड आउट। बाहर और अंदर सेल न्यूरॉन के आयंस की मूवमेंट होती रहती है, जो कि सोडियम पोटेशियम वगैरह है, उसको हम कह देते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के बाद अगर आप देखें तो कोई भी जो काम करने की सलाहियत है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, चूंकि आयंस की मूवमेंट है, करंट है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो पोटेंशियल है दैट इज नेसेसरी टू डूइंग द इलेक्ट्रिकल वर्क। तो यहां जो बात हो रही है वो न्यूरॉन्स की हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, इंसान के अंदर न्यूरॉन की। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है एक बैरियर की दोनों साइडों पर जो चार्जेस होंगे उनके दरमियान में डिफरेंस होगा। किसी एक साइड पर चार्जेस ज्यादा होंगे, किसी दूसरी साइड पर चार्जेस कम होंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिफरेंस या चार्ज डिफरेंस। अगर वो चार्ज डिफरेंस जो है वो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ होगा तो फिर वो कहलाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, अगर वो न्यूरॉन एट रेस्ट हो, यानी उसके अंदर उसके ऊपर कोई स्टिमुलस अप्लाई ना हो, तो वो कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर वो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल और वेव क्रिएट हो जाए, यानी स्टिमुलस अप्लाई हो जाए और इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स हो जाए, तो उसको फिर हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दोनों को डियर स्टूडेंट्स हम सेपरेट पढ़ते हैं। तो देखें आपकी जो बुक में डायग्राम बनी हुई है उससे थोड़ी सी मैंने डिफरेंट बनाई है कि मैंने दो न्यूरॉन डायरेक्ट इस डायग्राम के अंदर आपस में अटैच करा दिए। ये जो मेम्ब्रेन है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो उसके बाहर का एनवायरनमेंट है उसको मैंने लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और एक ये मैंने वोल्ट मीटर जो है वो शो किया है। इसका ये जो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड मौजूद है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, एक इलेक्ट्रोड मौजूद है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। ये तो उसके अंदर जो है वो चार्ज डिफरेंस को मेजर करने के लिए है। अगर हम न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखें तो उस स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, कि एक है सोडियम पोटेशियम पंप। डियर स्टूडेंट्स, ये जहन में रखना है कि इस व्हाइट बोर्ड की डायग्राम को मैंने समझाने की खातिर ये जो गेट्स और पंप बनाया है ये एक साइड पर बनाया है, हालांकि ये पूरी जो मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स है उस पर मौजूद होते हैं। तो ये सोडियम और पोटेशियम पंप मौजूद होते हैं, फिर सोडियम गेट, फिर पोटेशियम गेट, तमाम न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये मौजूद होते हैं। तो अब अगर हम देखें कि अगर कोई स्टिमुलस अप्लाई नहीं हुआ तो उस वक्त मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो मेंटेन करने वाले फैक्टर्स हैं आपकी बुक में जो दिए गए हैं, नंबर 1 में मैं उसको पहले डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि 3 सोडियम अंदर से बाहर निकालता है, यानी इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट से सोडियम आयंस जो है वो बाहर की तरफ निकालता है। कितने? 3। फिर 2 पोटेशियम आयंस जो हैं बाहर से 2 पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ लेकर जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो लिखा हुआ है कि 10 टाइम्स
मोर सोडियम। तो उसको समझने के लिए आपने एक बात, जो एक क्यू है, वो मैं आपको समझा देता हूं, जिससे मैंने भी अपने जहन में ये बात रखी हुई है कि सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो एटीपीज की मदद से काम करता है। चूंकि ये पंप है, एनर्जी यूज हो रही है, तो डेफिनेटली जो यहाँ पर मूवमेंट है वो होगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जिसको हम अपहिल मूवमेंट भी कहते हैं। तो वो जब आप ये समझे कि जिधर से ये आयंस मूव कर रहे हैं वहां पर ऑलरेडी उनकी कंसंट्रेशन कम है, और जिधर जा रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। यानी अगर यूं समझें कि जो सोडियम आयंस हैं बाहर उसकी कंसंट्रेशन हाई है, और इंट्रासेलुलर में जो सोडियम आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन कम है, लिहाजा कम से ज्यादा की तरफ, यानी कम से ज्यादा की तरफ जा रही है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। सिमिलरली आप जहन में रखें कि जो पोटाशियम आयंस हैं वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में फिर ज्यादा होगी, और जो बाहर है उसकी कंसंट्रेशन लो होगी। तो यूं आपको उसके जो 10 फोल्ड्स है वो एमसीक्यू जहन में रह जाता है। नेक्स्ट क्या है कि पोटाशियम गेट है और सोडियम गेट है। जब कोई स्टिमुलस अप्लाई नहीं होता और मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल में होती है, तो उस वक्त ये सोडियम गेट जो है वो क्लोज होता है, ये ध्यान में रखना है, वो क्लोज होता है। जबकि जो पोटाशियम गेट्स हैं यहां से जो लीकेज है वो पोटाशियम की होती रहती है, यानी कि हायर से लो की तरफ वो जाते ही रहेंगे, उसकी मूवमेंट होती रहेगी। पहला रोल हो गया सोडियम पोटाशियम पंप का, दूसरा रोल क्या हो गया पोटाशियम आयंस का, और तीसरा रोल क्या है कि इस न्यूरॉन के इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में मैक्सिमम क्या होगा, नेगेटिव आयंस होंगे। अंदर जो होंगे वो नेगेटिव आयंस होंगे, उनका जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होगा, वो ज्यादा होगा। बाहर क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस का जो नेट डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। जब कोई स्टिमुलस अप्लाई नहीं हुआ, रेस्टिंग पोजीशन में है न्यूरॉन, तो बाहर आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव एंड इनसाइड इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड। अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव आयन। जब ये स्टेट होगी और स्टिमुलस अप्लाई नहीं किया होगा, तो इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट या पोलर स्टेट, यानी एक पोल के दरमियान, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन है उसकी एक साइड पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं और दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं। जब इसको वोल्ट मीटर से आप मेजर करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -70 मिली वोल्ट। जो मेजर आती है वैल्यू आती है -70 मिली वोल्ट। ये भी एमसीक्यू के लिए वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। तो कोई स्टिमुलस अप्लाई नहीं हुआ, मेम्ब्रेन के अंदर जो चार्जेस था वो वैसे का वैसा रहा, आउटसाइड मोर पॉजिटिव, इनसाइड मोर नेगेटिव। तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसमें कोई नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हुई, उसकी वैल्यू है -70 मिली वोल्ट। तो अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं कि इसी रेस्टिंग मेम्ब्रेन यानी कि स्लीपिंग न्यूरॉन कह लें, नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन कह लें, इसके ऊपर स्टिमुलस अप्लाई करते हैं। जब हम स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, इसको जरा देखिएगा कि मैंने इसके ऊपर स्टिमुलस अप्लाई कर दिया है, और स्टिमुलस भी वो जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, यानी उसकी इंटेंसिटी इतनी है कि ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर तब्दीली लाएगा। अब तब्दीली क्या लाएगा, जरा इसको देखना है कि जो बाहर पॉजिटिव आयंस थे वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो नतीजतन क्या होगा कि इनसाइड द न्यूरॉन मोर पॉजिटिव आयंस और बाहर जो हो जाएंगे मोर नेगेटिव आयंस, यानी चार्ज का डिफरेंस आ जाएगा कि न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव हो जाएंगे। जब ये स्टेट थी तो ये पोलर थी, अब ये क्या हो जाएगी,
डीपोलर। ये जो डीपोलराइज्ड स्टेट है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल या इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कंडक्शन है वो रिवर्सल ऑफ चार्जेस कैसे हुए हैं। तो रिवर्सल ऑफ चार्जेस के लिए बाकी मैकेनिज्म तो उसी तरह चलते रहेंगे जिस तरह सोडियम और पोटाशियम का, ये मैंने आपको की लिख के दी है कि जो बाहर सोडियम 3 बाहर और 2 पोटाशियम इनसाइड, ये पंप का काम है। फिर जो पोटाशियम गेट है वो भी अपना काम करता रहेगा। लेकिन इसमें नई बात क्या होती है? नई बात ये होती है कि जो सोडियम गेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान क्लोज था, एक्शन पोटेंशियल के अंदर दैट सोडियम गेट इज ओपन नाउ। सोडियम वोल्टेज गेट जब ओपन होगा तो दैट लीड्स टू द इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स, या उसको हम कह देंगे एक्शन पोटेंशियल। तो यूं जो है वो जो रिवर्सल ऑफ चार्जेस होगा उसकी मदद से जो न्यूरॉन का अंदर का हिस्सा ज्यादा नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो बाहर पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। ये स्टेट कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी। तो इसलिए मैंने यहां लिखा, फिर ऐसे ऊपर, फिर यहां से ऐसे, फिर यूं इस सिनेप्स तक चली जाएगी। यानी अगर आप देखें तो इसके अंदर यूं करके एक वेव पैदा होगी। तो उसकी डेफिनेशन को देखा था कि वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। ये जो डीपोलराइज्ड स्टेट है, यहां से फिर जो नेक्स्ट हिस्सा था न्यूरॉन का वो अभी पोलर स्टेट में था। जब ये स्टिमुलस यहां पहुंचा तो जो नेक्स्ट स्टेज थी पोलराइज्ड, फिर वो डीपोलराइज्ड, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, ये 2 हिस्से होते जाएंगे। कि यहां जो फेज हमने लिखा है, ये एक ग्राफ है, टाइम इधर है और मिलीवोल्ट्स करंट इधर है। तो अगर आप देखें तो जो नंबर 1 मैंने यहां लिखा है वो नंबर 1 है ये पोलर स्टेट, और ये जो है नंबर 2 डीपोलराइज स्टेट है। तो नंबर 4 में है रीपोलराइजेशन। यानी कैसे कि जहां से वो नर्व इंपल्स गुजरी थी उसने पोलर स्टेट को डीपोलराइज किया था, तो डीपोलराइज से दोबारा वो चार्जेस अपना बाहर की तरफ ज्यादा और अंदर की तरफ नेगेटिव ज्यादा होना शुरू कर देते हैं, और एक स्टेज फिर वहां आ जाती है कि वहां जो है वो रिकवरी जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। यानी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर वो पोलराइज्ड स्टेट जो है वो दोबारा हासिल हो जाती है या बन जाती है, जिसको हम कहते हैं रिकवरी स्टेज। अब ये बात जो वैल्यू की कंपैरिजन की करें तो जब एक्शन पोटेंशियल पैदा हुआ यानी डीपोलराइज्ड स्टेट हुई, तो उस वक्त जो वैल्यू थी जो मेजर की गई दैट इज 50 मिलीवोल्ट्स। तो इसको वोल्ट्स की वैल्यू में भी दिया गया है पॉइंट की शक्ल में, आपने वो भी याद रखना है, और मिली वोल्ट्स की शक्ल में रखा गया, ये भी आपने याद रखना है। तो यूं अगर मैं क्विकली अगर इसको मैं समराइज कर दूं कि नर्व इंपल्स क्या है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स के जरिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन फिर तीसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रेवल करती रहती है क्या कि ये वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रिकल इसलिए कहते हैं कि आयंस की जब मूवमेंट हो रही है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव, और केमिकल्स इसलिए कहते हैं कि जो न्यूरॉन है उसका इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट भी साइटोप्लाज्म है, लिहाजा एक सॉल्यूशन की फॉर्म में है, केमिकल्स की फॉर्म में है। सिमिलरली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी एक केमिकल्स की फॉर्म में है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कह रहे हैं। तो वो वेव जो है एक जगह से जहां से पैदा हुई थी वहां पहले स्टिमुलस अप्लाई करने से पहले क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसके ऊपर स्टिमुलस अप्लाई हुआ, चार्जेस रिवर्स हुए, और रिवर्स चार्जेस के बाद एक्शन पोटेंशियल पैदा हुआ, फिर वो नर्व इंपल्स जो है वो फ्लो करती हुई सिनेप्स की तरफ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिनेप्स को पढ़ने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड नंबर 1 की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सिनैप्स। सिनैप्स की डेफिनेशन अगर देखें तो दिस इज द साइटोप्लाज्मिक गैप बिटवीन द एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन इन अ सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड सिनैप्स। अगर इस डेफिनेशन को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो क्या होगा कि ये गैप है, ये जिसको मैंने सिनेप्टिक क्लेफ्ट लिखा है, दिस इज द गैप बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड सिनैप्स। तो सिनैप्स को अगर आप देखें तो इसका जो नंबर ऑफ सिनैप्स है, सिंगल न्यूरॉन मेक मैनी सिनैप्स विद अदर न्यूरॉन्स। तो अब फिर सवाल पैदा होता है कि हाउ मच इम्पल्स इज रिक्वायर्ड कि जो एक एक्सॉन से वो नर्व इम्पल्स जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में चली जाए। तो कितनी नंबर ऑफ इम्पल्स रिक्वायर्ड होती है? 2 to 3, यानी ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो उतनी तेजी से स्पीड से ये जो नर्व इम्पल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में शिफ्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसकी जो ट्रांसमिशन है बेसिकली उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू डेंड्राइट ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इस बात को डायग्राम की मदद से अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला एक्सॉन बनाया है मैंने, दिस इज द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये इसका एक्सॉन है। इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स देखें तो वो फ्रॉम सेल बॉडी टू से एक्सॉन की तरफ आ रही है। एक्सॉन का वो हिस्सा जो इनलार्ज्ड हो गया है उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब, और इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है एक्सोप्लाज्म, इस एक्सोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, देन सम अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसी के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स भी मौजूद है। दी सिनेप्टिक vesicles contains a specialized chemical that is called neurotransmitter। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की थैलियां समझ लें आप। फिर इसी को हम कह रहे हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो नॉब की है। जो नेक्स्ट न्यूरॉन है जहां तक ये नर्व इंपल्स ने पहुंचना है उसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दरमियान में ये माइक्रोस्कोपिक गैप है। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है that have a receptors for the attachment of neurotransmitters। तो जब ये सिनेप्टिक वेसिकल उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर निकलती है एक्सोसाइटोसिस के जरिए, जब ये बाहर निकलती है तो इस गैप में आकर ये जो वेसिकल है ये बस्ट हो जाती है, इससे न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्री हो जाते हैं, रिलीज होते हैं। यानी कि सिनेप्टिक लेफ्ट में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। देन दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स अटैच्ड विद द रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स। तो यूं इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर दे इनिशिएट द इंपल्स, इनिशिएट द नर्व इंपल्स। तो यूं डियर स्टूडेंट्स, ये जो नर्व इंपल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसमिट होती है। तो यूं ये प्रोपेगेट होगी और आगे की तरफ मूव करती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वो केमिकल्स जो सिनेप्स के दौरान रिलीज हुए, सिनेप्स के में रिलीज होते हैं, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, वो देखें तो कितनी तरह के हैं। नंबर 1 एसिटाइल कोलिन, नंबर 2 एड्रेनालिन, नंबर 3 नॉर एड्रेनालिन, नंबर 4 सेरोटोनिन और नंबर 5 डोपामिन। दीज आर प्रेजेंट इन द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। और एसिटाइल कोलिन है कि ज्यादातर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और ये एक अहम MCQ है। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ फॉर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसकी डायग्राम तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी थी, मैं बना नहीं सका। इसी फ्लो चार्ट की मदद से मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये फ्लो चार्ट और इसके अंदर लिखी हुई तमाम इंफॉर्मेशंस याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, तो आपको इसका बड़ा बेनिफिट होगा। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं और आप इसको याद रखना है इसने कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है
दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कह देते हैं कि दिस इज कॉल्ड CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड देन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं PNS, यानी एब्रीवेशन में हम अगर लिखें तो PNS। तो CNS को देखें तो इसका जो चीफ फंक्शंस है वो क्या है कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशंस एंड इनिशिएट एक्शंस। बॉडी के अंदर तमाम होने वाले जो काम है, जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर है, चाहे टिश्यू लेवल पर है, ऑर्गन लेवल पर है, उन तमाम को ये इनिशिएट करता है। सिमिलरली अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम मजीद डिवाइड करें, देखें कितने हिस्सों में है, तो 2 हिस्सों में, एक है ब्रेन जो क्रेनियम के नीचे, और एक है स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। ब्रेन को देखें तो ब्रेन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ब्रेन रिसीव द सेंसरी इंफॉर्मेशन, इनिशिएट रिस्पॉन्सेस, स्टोर मेमोरीज एंड जनरेट थॉट्स एंड इमोशंस। जो हमारी सोच और जज्बात है उसका ताल्लुक भी दिमाग से। स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन, कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। अब ये जो बॉडी के बाकी पेरिफेरल हिस्से का जो काम है, रिफ्लेक्सेस है, वो सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड अपने आप को सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स चलें अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर आप देखें तो इसका चीफ फंक्शन क्या है? इट ट्रांसमिट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी CNS और बाकी बॉडी के जिस्म के दरमियान में कनेक्शन पैदा करता है। कैसे कनेक्शन पैदा करता है जरा देखते हैं कि इसमें अगर आप देखें तो जितने मोटर न्यूरॉन्स हैं वो कलेक्टिवली मिलकर एक अलग सिस्टम बनाते हैं, और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो एक अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो मोटर न्यूरॉन्स हैं दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स। सिमिलरली द सेंसरी न्यूरॉन्स दे कैरी सिग्नल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। तो जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो रिसेप्टर से सिर्फ इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स को अगर आप देखें तो इसकी अरेंजमेंट फिर मजीद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। पहले को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक CNS, इसको SNS, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अगर एब्रीविएशन भी साथ साथ देखते जाए, दैट कंट्रोल्स वॉलेंटरी मूवमेंट्स। ये जो मैं आपको चलता फिरता दिखाई दे रहा हूं और लिख रहा हूं, हाथ की मूवमेंट्स कर रहा हूं, पांव की मूवमेंट्स कर रहा हूं, दीज आर कॉल्ड वॉलेंटरी मूवमेंट्स। तो वॉलेंटरी मूवमेंट्स बाय एक्टिवेटिंग स्केलेटल मसल्स। आप जानते हैं स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हड्डियों के साथ अटैच होते हैं और मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं। दूसरा क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक, जिसको आप ऑटोमेटिक भी नर्वस सिस्टम आप कहते हैं, कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस बाय इन्फ्लुएंसिंग, यानी मुतासर करते हुए ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स। ये है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंटरी होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की ही फर्दर 2 डिविजन्स हैं। वो डिविजन्स क्या है कि एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो चीफ फंक्शन है वो क्या है? फाइट एंड फ्लाइट, यानी स्ट्रेस में जिस्म को, बॉडी को तैयार, और उस स्ट्रेस और परेशानी जो है उसका सामना करते हुए क्या स्ट्रेटेजी है, या फाइट करनी है या फ्लाइट करना है, यानी या स्ट्रेस का सामना करना है या उसे अवॉइड करना। तो स्ट्रेस, इसमें जो जो एक्टिविटीज, मसलन फाइट एंड फ्लाइट में अगर आप देखें तो आपको कोई फिगर, आपने भागना है, तो उस भागने के लिए जो मूवमेंट है वो भी ज्यादा चाहिए, एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। जब मसल्स को एनर्जी ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली उसको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट, वो बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट के बढ़ने से आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, जिससे जो पंपिंग ऑफ ब्लड है वो तेज हो जाएगी, फिर उतनी स्पीड से वो आपके स्केलेटल मसल्स को वो खून पहुंचाएगा, उसमें ऑक्सीजन होगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो लिहाजा क्या है कि स्ट्रेस और फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म में ये काम करता है बॉडी की जिंदगी को सेव करने के लिए। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सारे का सारा रिवर्सल है, यानी जो एक्टिविटीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान पैदा हुई थी
या परफॉर्म हुई थी सबको नॉर्मलाइज कर देगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि डायलेशन जो थी पीपल्स की वो वापस आ जाएगी, जो डाइजेशन है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप सो कि आपको इसकी अगर ये बॉक्स भी या फ्लो चार्ट भी याद कर लें तो इस में भी बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इसको भी आपने ज़हन में याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स वो भी आप सुन लीजिए, शायद मिस होगी थी, कि पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर जितनी नर्व्स हैं उसका जो ओरिजिन है और उसकी जो अटैचमेंट है उसके हिसाब से भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि अगर आप देखें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स, तो वो नर्व्स जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और क्रेनियल नर्व्स की अगर तादाद देखें तो दैट इज 12 पेयर्स, यानी पेयर्स के हैं, और टोटल अगर आप देखें तो वो हो जाएंगी 24। इसी तरीके से वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, उनको हम कह देते हैं स्पाइनल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स की अगर तादाद देखें तो दैट इज 31 पेयर्स, और टोटल जो होंगी वो 62 होंगी। तो नर्व्स वाली भी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और पास्ट एमसीक्यू, पास्ट पेपर्स में ऑफनली इसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी आपने ज़हन नशीन करना है। तो नर्वस सिस्टम का इतना जो फ्लो चार्ट पड़ा है, अब इसके बाद हम ब्रेन और उसके कुछ हिस्सों के बारे में मजीद फंक्शंस को पढ़ने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, इंसान का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अगर आप डिवाइड करें तो वो दो हिस्से में है, एक को हम कहते हैं ब्रेन और दूसरे को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है बोथ आर प्रोटेक्टेड। जो ब्रेन है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। दोनों की अगर मेम्ब्रेन्स का बात करें कि ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके इर्द गिर्द कितनी मेम्ब्रेन्स हैं और कौन सी हैं, तो उनको हम कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस ब्रेन के इर्द गिर्द भी मौजूद हैं और स्पाइनल कॉर्ड के, उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं और तहफ़्फ़ुज़ उसको फ्राहम करती हैं फ्रॉम द हार्म्स। नेक्स्ट जो अगर आप देखें तो दोनों को यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो फ्लूइड मौजूद है उनके अंदर, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो ब्रेन को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है फ्रॉम जोल्ट्स एंड बम्प्स एंड जोल्ट्स, और कुशन प्रोवाइड करता है और उसको फिजिकल ट्रामा से भी तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो दैट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको भी आपने याद रखना। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन को देखें तो फोर ब्रेन के मजीद 3 हिस्से, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। जो थैलेमस है इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर। ये रिले सेंटर है बिटवीन द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। और लिम्बिक सिस्टम को देखें तो फर्दर इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस। कि हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है आप जानते हैं कि एक तो थर्मोरेगुलेटरी है कि इट इज कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, दूसरा ये ऑस्मो रेगुलेशन को भी कंट्रोल करता है। तो जो हमारा प्यास का सेंटर है, थर्स्ट है, भूख है, उसका ताल्लुक भी हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट जो है एमिग्डाला। एमिग्डाला का ताल्लुक, इसको मैं अक्सर कहता हूँ खुशी और गमी, यानी खुशी और गमी को ये कंट्रोल करता है। जैसा कि फियर हो कोई, या रेज, गुस्सा आपको आ जाए, सेक्सुअल अरोजल हो, उसका ताल्लुक भी एमिग्डाला से है। जो हिप्पोकैम्पस है इसका ताल्लुक है लॉन्ग टर्म मेमोरी से, यानी एक्सपीरियंस की बेस पर या कोई चीज इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए याद दहानी करनी है, लर्निंग के लिए ये इन्वॉल्व है हिप्पोकैम्पस। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम इतना है कि अगर आप देखें, मैं ऐसे खड़ा हूं तो सेरिब्रम 2 हिस्सों में तकसीम है। एक वो हिस्सा जो हमारी राइट साइड पर मौजूद है उसको हम कहते हैं राइट हेमिस्फीयर, जो लेफ्ट साइड पर मौजूद है उसको कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर।
दोनों हेमिस्फीयर्स के दरमियान में एक बैंड ऑफ एक्सॉन्स है या न्यूरॉन्स कह लें, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कोलासम। तो कॉर्पस कोलासम जो है वो दो हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ता है। सेरिब्रम जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशंस का ताल्लुक सेरिब्रम से है। इसका वो हिस्सा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी वो हिस्सा जो फोल्ड होकर ब्रेन का सेरिब्रम का या हेमिस्फीयर्स का सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, वो भी हमारा विजुअल कांटेक्ट और बाकी जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं जिसमें स्पीच सेंटर है, बोलने का, देखने का, ये जो कोऑर्डिनेशन है वो भी ताल्लुक इसका सेरिब्रम से है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये बात आप नोट फरमा लें कि इसका ताल्लुक रीजनिंग और थॉट से है। ये वो पार्ट है जिसकी एक्टिविटी की वजह से हम अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं, कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं, कि इनके पास सेंस ऑफ थॉट और रीजनिंग है और जजमेंट है, जिसकी वजह से हम अशरफुल मखलूकात। तो इसका बाद आ गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के लिए तो बेटा मैं सिंपल ये समझता हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल इन विजुअल, यानी इसका ताल्लुक देखने की हिस्से से, देखने की। एंड मिड ब्रेन इज वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स, इंसान में इतना डेवलप नहीं है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन है कि दोनों फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में कनेक्शन का काम भी करता है, और इसका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो विजुअल से है, विजन से। जो हाइंड ब्रेन है उसके अगर आप देखें तो तीन हिस्से हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा या मेडाला ऑब्लांगाटा। पॉन्स का जो ताल्लुक है ये फिल्टर करती है इंफॉर्मेशंस, देन वो इंफॉर्मेशन जो है वो फोर ब्रेन तक जाती है। दूसरा इसका जो चीफ फंक्शन है वो रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग से है। जो सेरिबेलम है ये जैसा कि बैलम से भी मैंने याद रखा हुआ है कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी जो वो मूवमेंट है बॉडी की पोस्चर जो है उसको मेंटेन करता है, और जो मूवमेंट आप चल रहे हैं वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में रखता है। फिर इसी तरीके से अगर आप देखें तो मेडुला ऑब्लांगाटा जो है कई इनवॉलेंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करता है, जिसमें हार्ट रेट भी है, ब्रीदिंग रेट भी है, स्वॉल्विंग भी है, और रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को भी ये कंट्रोल करता है। तो यूं जो है ये ब्रेन का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स जो हमारा सीएनएस का हिस्सा है दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप देखें तो ये आपके हाइंड ब्रेन से नीचे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो चीज जा रही है उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हराम मगज कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जैसा कि हमने देखा कि दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम as well as meninges as well as cerebrospinal fluid। तो इसके अरेंजमेंट के हिसाब से जो इसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और जो साथ अटैच्ड हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, इसकी अरेंजमेंट से अगर हम देखें तो इसकी जो शेप ये बनती है कि इनर जो है वो बटरफ्लाई शेप होती है। ग्रे मैटर का वो एरिया है जिसमें सिर्फ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स होंगी, क्योंकि सेल बॉडीज के ऊपर जो है वो माइलन शीथ नहीं होती, और माइलन शीथ का कलर चूंकि वाइट होता है और लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, तो दैट्स व्हाई कि ग्रे मैटर इज ओनली कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स व्हाइल द वाइट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और इसकी नर्व्स का जिक्र तो हम पहले ही कर चुके हुए हैं कि वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। देयर आर 31 पेयर्स, टोटल देखें तो 62। आमतौर पर इसका जो काम है वो है रेगुलेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल करता है। हार्मोन्स वो केमिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं, इनिशिएट नहीं करते। तो इसकी नेचर अगर आप देखें हार्मोन्स की तो उसको हम कहते हैं कि दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरिंग स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। होता कैसे है कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं कि जिस सेल में ये सिंथेसाइज होते हैं हार्मोन, उसको हम कह देते हैं सिक्रीटरी सेल।
सिक्रीटरी सेल से ये हार्मोन रिलीज होकर सराउंडिंग में यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ये शामिल हो जाता है फिर ब्लड, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया, ब्लड के अंदर शामिल हो गया, फिर ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये शामिल होता है, फिर ब्लड जो है इसको ट्रांसपोर्ट करता है किसकी तरफ, टारगेट सेल की तरफ। अब टारगेट सेल कौन सा होता है, जिसने उस हार्मोन्स के अटैच होने के बाद या उसके एक्शन में अपना रिस्पॉन्स शो करना होता है, तो उसको हम कह देते हैं टारगेट सेल। ट्रांसपोर्ट वाया ब्लड, ये इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है, इसको भी आपने जहन में रखना है। अगर मैं हार्मोन्स का जो होम्योस्टैटिक फंक्शंस देखूं कि हार्मोन्स जितने भी हैं उनका जो नॉर्मल काम है वो करते क्या हैं, दे रेगुलेट द एंजाइमेटिक रिएक्शंस। एंजाइमेटिक रिएक्शंस को वो रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं कि जब जरूरत पड़े तो वो इनहिबिट भी कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो वो स्टिमुलेट भी कर देते हैं। यानी इनहिबिशन और स्टिमुलेशन ऑफ जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उसको ये कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हार्मोन्स रेगुलेट द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज बट डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शंस। ये बात आपने इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के रेफरेंस से, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में लिखा कि हार्मोन्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते बल्कि रेगुलेट करते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ हार्मोन्स देख लेते हैं। इसको जरा मैंने ऐसे लिखा है क्लास, और ये है एग्जांपल्स। तो पहले जो क्लास है वो है प्रोटीन इन नेचर। जो प्रोटीन इन नेचर के हार्मोन्स हैं अगर आप उनको देखें तो एक है उनमें इंसुलिन और एक है उसके अंदर ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इसी तरीके से कुछ जो अमाइनो एसिड्स है दे आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, यानी अमाइनो एसिड और उनके डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव्स आप कह सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल क्या है, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन। और कुछ सिंपल पॉलीपेप्टाइड के बने हुए हैं हार्मोन्स, मिसाल के तौर पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन्स। और कुछ हार्मोन्स जो हैं दे आर केमिकली स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स कौन से हार्मोन्स हैं हमारे, सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन्स में तीन हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। और नेक्स्ट एक और इसमें जो स्टेरॉइड हार्मोन है दैट इज आल्सो कॉल्ड कॉर्टिसोल। तो ये आपके हार्मोन्स की बात। अब जो हार्मोन्स हैं एक स्पेशल ग्लैंड्स के जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं, तो अगर आप पैंक्रियाज को देखें तो उसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं उनको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। पैंक्रियाज एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स है जो डाइजेशन में भी पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करके मदद करता है और हार्मोन्स रिलीज करके भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। तो इसके अंदर जो सेल्स हैं वो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स सेक्रीट ग्लूकागॉन, और अगर देखें तो अल्फा सेल की तादाद कम होती है, लेकिन बीटा सेल जो है वो तादाद में ज्यादा होते हैं एंड दे सेक्रीट अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कॉल्ड इंसुलिन हार्मोन। अगर दोनों के होम्योस्टैटिक फंक्शन आप देख लें तो ग्लूकागॉन क्या करता है को ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और इंसुलिन क्या करता है कि एक तो वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, दूसरा ये है कि एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम भी करते हैं। अगर इसको आप देखें तो एंटेगनिस्टिकली काम भी करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। इसको डियर स्टूडेंट्स मैंने हेडिंग में लिखा है एबनॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू हार्मोन सेक्रीशंस। क्या है कि अगर कम सेक्रीशन हो और उस सेक्रीशन से क्या इफेक्ट आ सकते हैं, फिर अगर ज्यादा सेक्रीशन हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट आ सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ इंसुलिन का ही रोल लिखा हुआ है कि इंसुलिन की अगर कमी हो जाए यानी हाइपोसेक्रीशन में हो जाए तो उस सूरत में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं चलता, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। जब वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो यूरिन के अंदर भी वो ग्लूकोज आने लग जाती है। जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने लग जाए तो उस डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज मिलाइटिस।
डियर स्टूडेंट्स, डायबिटीज का मतलब होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और मेलाइटिस का मतलब होता है स्वीट एंड टेस्ट। यानी ये समझ लें कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज का ज्यादा मिकदार में आना और उसका मीठा हो जाना जो है और बार बार पेशाब करना जो है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। अगर इंसुलिन हाइपर सिक्रीशन तो फिर क्या करता है, दैट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, और जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होगा तो उससे बॉडी पर इफेक्ट क्या आएगा, उससे जो हमारा नर्व इंपल्स है, उसकी जो मूवमेंट्स ऑफ आयंस है और जो एटीपी एनर्जी है वो नहीं मिलेगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर इसी तरीके से जो ब्रेन का फंक्शन, नॉर्मली ब्रेन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, यानी उसका हाइपोसेक्रेशन में भी प्रॉब्लम है और हाइपर सेक्रेशन में भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच जिसे हम कहते हैं। एडीएच इज सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस बट टेम्परेरीली स्टोर्ड इन पिट्यूटरी ग्लैंड। जब जरूरत होती है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो जाता है। इसका अगर एडीएच का होम्योस्टैटिक फंक्शन देखें तो वो क्या है, रीअब्जॉर्प्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू किडनीज। किडनीज कैसे, आप जानते हैं कि जो नेफ्रॉन्स है उसकी जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसके ऊपर जाकर एडीएच एक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ जाती है। अगर सिक्रीशंस को देख लें कि अगर हाइपर और हाइपोसिक्रेशन हो जाए एडीएच की तो उसका क्या इफेक्ट आता है। पहले देख लेते हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच एंड इट्स इफेक्ट्स। अगर ज्यादा तादाद में ना हो, कम मिकदार में हो या एडीएच रिलीज ना हो तो जो जिस्म के अंदर रीअब्जॉर्प्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर है वो नहीं होती, जिसकी वजह से एक बीमारी कॉज होती है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडिस। डायबिटीज का मतलब है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और इंसिपिडिस का मतलब होता है टेस्टलेस। तो जो यूरिन है वो बार बार पेशेंट उसको यूरिनेट करेगा लेकिन उसकी यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं होगा, तो उस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। कि अगर एडीएच ज्यादा सेक्रेट होने लग जाएगा, ओवर सेक्रेशन ऑफ एडीएच हो जाए, तो फिर उससे क्या इफेक्ट आएगा, उससे इफेक्ट क्या आएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पैदा होगी। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पैदा होगी, यूरिन का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा और यकीनन इससे भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो प्लांट हार्मोन्स को देख लेते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ रेगुलेटर्स कहलाते हैं। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स कौन से हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स। तो इस वक्त जो एमकेट में सिलेबस शामिल है उसमें ये तो है, ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स भी है और साइटोकाइनिन्स नहीं है, साइटोकाइनिन्स नहीं है। तीसरा जो है वो एब्सिसिक एसिड है, इसको हमने किस कैटेगरी में रखा है, वो है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। दो है ग्रोथ प्रमोटिंग और एक है ग्रोथ इनहिबिटिंग में। ये जो इथीन या इथाइलिन है ये हमारे एमडी कैट के सिलेबस में शामिल नहीं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, हम एक एक हार्मोन्स को पढ़ते हैं, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। तो पहला जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन्स में यहां से स्टार्ट करता हूं कि जिब्रेलिन्स जो है क्या करता है, प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट को, सेल डिवीजन को, बोल्टिंग को। बोल्टिंग जो है वो है प्री मैच्योर फ्लावरिंग। ज्यादातर ये लोग फ्लोरिकल्चर वाले वो ये जिब्रेलिन्स जो है वो अगर पौधे के ऊपर स्प्रे कर दे तो वक्त से पहले उसके ऊपर जो है वो फूल आ जाते हैं। तो यानी प्री मैच्योर फ्लावरिंग इंड्यूस कराने के लिए ये भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कह देते हैं बोल्टिंग। फिर इसी तरीके से बड इनिशिएशन यानी ग्रोथ प्रमोटर है, तो इसलिए बड को इनिशिएट भी करेगा और डेफिनेटली उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो लीफ ग्रोथ है, इसी तरीके से फ्रूट ग्रोथ और एपिकल डोमिनेंस है, डॉर्मेंसी और फोटो पीरियोडिक इफेक्ट को भी ये जो है इम्पैक्ट को भी कंट्रोल करता है। उसके लिए ये है कि ये जो जिब्रेलिन्स है इसका और एब्सिसिक एसिड का आपस में एंटागोनिस्टिक करैक्टर है,
जैसा कि अगर आप देखें तो एब्सिसिक एसिड मैंने लिखा है कि प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड इनहिबिट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। इसका यहां पर हो जाएगा उलट, या स्पेस नहीं थी मैंने लिखा नहीं, उसी से काम चला लेते हैं। यहां क्या होगा कि अगर मैं जिब्रेलिन के रेफरेंस से पढ़ूं कि जिब्रेलिन्स इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, तो एंटागोनिस्टिक है ये एब्सिसिक एसिड का। इसकी अगर देखें तो फिर ये प्रमोट करता है लीफ सेनेसिन्स को, और कमर्शियल एप्लीकेशंस देखें तो दो इसके हैं, एक है जिब्रेलिक एसिड, एक GA और एक है GA3। जो GA है दैट प्रमोट फ्रूट सेटिंग, और GA3 जो ब्रेविंग इंडस्ट्री है उसमें कहाँ यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज इन बार्ले दैट प्रमोट माल्टिंग। ये एक प्रोसेस है माल्टिंग का, फर्मेंटेशन का ब्रेविंग इंडस्ट्री में, उसको ये वहां पर ये इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है, दैट प्रमोट द स्टेम ग्रोथ, कैम्बियम ग्रोथ, बड इनिशिएशन प्रमोट, एपिकल डोमिनेंस को भी प्रमोट करता है, लीफ सेनेसेंस को ये इनहिबिट करता है, और एब्सिशन को भी इनहिबिट करता है। दो बातें यहां मैं डिस्कस करता चलो कि जो रूट है उसको क्या है कि दैट इज प्रमोटेड बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन बट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट्स, कि रूट इनिशिएशन जो है फ्रॉम कटिंग उसको भी ये प्रमोट करता है। जो कलमकारी आप लगाते हैं तो उससे भी रूट निकलती है। दो काम ये इनहिबिट करता है, एक है सेनेसेंस। सेनेसेंस डियर स्टूडेंट्स क्या है, एजिंग प्रोसेस। जब किसी फल ने या पत्ते ने गिरना होता है तो सबसे पहले उसकी जो सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन रुक जाती है, यानी उसका गिरने के लिए तैयारी पकड़ता है। तो वो जो तैयारी है उसको सेनेसेंस कहते हैं, और एब्सिशन जो होता है उसको फॉल कहते हैं, यानी कि पत्ते का भी गिर जाना और फल का पककर भी गिर जाना, वो एब्सिशन कहलाता है। तो उन दोनों को ये रोकता है क्योंकि ये ग्रोथ प्रमोटर लिस्ट में। अब इसके दो कमर्शियल एप्लीकेशंस है ऑक्सिन्स की। एक को कहते हैं Na नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट सेटिंग एंड पार्थिनोकार्पी। इसी तरीके से पार्थिनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट पोलिनेशन। तो दूसरा जो है वो है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। तो ये क्या काम करता है, इट एक्ट एज अ सिलेक्टिव वीड किलर डाइकॉट स्पीशीज के लिए स्पेशली। फिर क्या करता है कि स्प्राउटिंग को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो पोटैटो की स्टोरेज है उसको भी इनहांस करता है। जो ऑक्सिन है वो पोटैटो की स्टोरेज लाइफ को बढ़ा देता है। ये डियर स्टूडेंट्स जो लास्ट आपका प्लांट हार्मोन है सिलेबस में शामिल है दैट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को देखें तो ये कैटेगरीज में आता है कि दिस इज द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, दैट्स व्हाई इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, एंड सिमिलरली इट प्रमोट द डॉर्मेंसी। सिमिलरली फोटोपीरियोडिक इंपैक्ट इज इंक्लूडेड, जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, इनहिबिट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लीफ सेनेसेंस जो है दैट इज आल्सो प्रमोटेड बाय द एब्सिसिक एसिड, तो इसको भी ये प्रमोट करेगा। इसी तरीके से एब्सिशन को भी ये प्रमोट करेगा। और लास्ट जो है स्टोमाटा, इसमें क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा है, ऑफ स्टोमाटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। जब पानी का स्ट्रेस हो, कमी हो, तो उस वक्त जो है ये जो स्टोमाटा है उसको क्लोज कर देगा। तो लास्ट इसकी बात जो है कि कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ फ्रूट ड्रॉप। वो जो माली जो है बागों में फल गिराने के लिए जो पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं जिससे फल गिर जाते हैं उनकी मर्जी के मुताबिक वक्त से पहले। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।